अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है। नाज़रीन, आज हम जो टॉपिक करेंगे, जैसे कि आप सबको पता है आईआर पेपर 2 मैंने स्टार्ट किया है। तो उसका आज जो दूसरा टॉपिक है एंड ऑफ हिस्ट्री, आज हम इसको देखेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक थ्योरी बताता हूँ। हैगल की एक थ्योरी है, डायलैक्टिकल थ्योरी ऑफ हैगल। उसके अंदर ना वो एक बात करता है, वो कहता है कि दुनिया के अंदर सबसे पहले ना एक थीसिस आता है। ठीक है, कोई भी एक आइडिया होता है। ठीक है, कोई भी किसी भी किस्म का कोई एक पॉइंट, लेट्स सपोज कोई एक आर्ग्यूमेंट होता है, तो उसके अगेंस्ट ना एक और आर्ग्यूमेंट आता है जो कि उसके एंटी होता है। इसको वो कहता है एंटी थीसिस। ठीक है, फिर इन दोनों से मिला के एक बंदा और उठता है और वो कहता है कि नहीं, आप दोनों ठीक कह रहे हो या गलत कह रहे हो। उनके ऊपर वो अपना एक स्टांस देता है और उसके बाद वो एक अपना एक नया आर्ग्यूमेंट देता है, और वो कहलाता है सिंथेसिस। डायलैक्टिकल थ्योरी ऑफ हैगल के मुताबिक एक थीसिस होता है, उसके अगेंस्ट जो चीज आती है उसको एंटीथीसिस कहते हैं, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन से जो एक चीज बनती है, जो एक नया आइडिया बनता है, वो होता है सिंथेसिस। लेट्स सपोज कि कोपरनिकस ने 15 या 16 सेंचुरी में शायद कहा था कि दुनिया गोल है। ठीक है, उसने कहा था दुनिया गोल है। वहां पर जो बाकी सारे जितने भी फिलोसफर्स थे, या जो भी उस टाइम के जितनी भी अवाम थी, जो भी ज्यादातर स्कॉलर्स थे, उन्होंने कहा नहीं सर, आप गलत कह रहे हैं, दुनिया गोल नहीं है। एक ने एक आर्ग्यूमेंट दिया, ठीक है, दूसरे ने उसको निगेट कर दिया। एक ने थीसिस दिया, दूसरे ने एंटीथीसिस दिया। दोनों ने बाद में रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद जो तीसरी एक नया पॉइंट सामने आया, उन्होंने कहा ना दुनिया गोल है, ना दुनिया एंटीथीसिस है, मतलब कि ना उन्होंने उसको निगेट किया। उन्होंने कहा ना दुनिया गोल है, ना दुनिया, मतलब कि ऐसे समझ लें कि आप स्केयर टाइप समझ लें। जो दूसरे थे एंटीथीसिस वाले, उन्होंने कहा नहीं जी, दुनिया जो है वो स्केयर टाइप है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक ने कहा दुनिया गोल है, दूसरे ने कहा कि दुनिया जो है वो स्केयर में है। लेकिन एक जो तीसरा था ना, उसने कहा नहीं भाई, आप भी गलत कह रहे हो और आप भी गलत कह रहे हो। या उसने ये कहा कि नहीं, ना आप गलत कह रहे हो ना आप गलत कह रहे हो। उसने जो अपना एक एनालिसिस किया, जो उसने रिसर्च की, उसके बाद उसने कहा कि दुनिया ना गोल है, ना ही स्क्वायर टाइप है, ये है चिपटी है। ठीक है, जो जिसको आप इलिप्टिकल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, थीसिस, फिर उसके बाद एंटीथीसिस, और फिर एक सिंथेसिस। जो एंड ऑफ हिस्ट्री था, ये एक थीसिस था। ठीक है, थीसिस क्या था कि जो फ्रांसिस फ्यूकुयामा थे, वो एक प्रोफेसर थे, पॉलिटिकल एनालिस्ट थे। उन्होंने कहा, जब कोल्ड वॉर जो थी वो एंड हुई, उसके बाद उन्होंने कहा था कि अब जो लिबरल ऑर्डर है वो इट विल प्रिवेल द वर्ल्ड, और दुनिया के अंदर जो डेमोक्रेटाइजेशन होगी, उसके अलावा इंग्लिश को एक कंसीडर किया जाएगा वर्ल्ड लैंग्वेज, और दुनिया पूरी जो है वो अब लिबरल रहेगी। अब यहाँ से आगे जो वैल्यूज़ हैं, पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजीज़ हैं, वो अब यहाँ से ज़्यादा इवॉल्व नहीं हो सकती। तो ये एक जनरल सी मैंने आपको एक आइडिया दे दी है। उसके बाद हम फर्दर जो है हम इसको स्टार्ट करते हैं, और जल्दी से हम अब गो थ्रू करते हैं। फ्रांसिस जो फ्यूकुयामा हैं, ये प्रोफेसर एट जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। उसके बाद ही आल्सो वर्क एट रैंड कॉर्पोरेशन, ये रिसर्च का एक इदारा है। उसके अलावा ही ऑथर्ड मल्टीपल बुक्स। द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन उसकी एक बुक थी, जिससे ये जो आर्टिकल है या ये जो कॉन्सेप्ट है लिया गया और हमारे सिलेबस का हिस्सा बनाया गया आईआर का। और उसके अलावा जी द ग्रेट डिसेप्शन, ट्रस्ट एंड पोस्ट ह्यूमन फ्यूचर, इसके अलावा उनकी बहुत सी किताबें हैं। जब कोल्ड वॉर चल रही थी, तो उस टाइम दो डिबेट्स थी, एक कम्युनिज्म की डिबेट थी और एक कैपिटलिज्म की डिबेट थी। ठीक है, ये एक डिबेट थी। दूसरी जो डिबेट थी वो रियलिस्ट और वर्सेस आइडियलिज्म की डिबेट थी। आपको याद होगा, अगर आपने रियलिज्म और आइडियलिज्म के बारे में आपको नहीं आइडिया, तो आप काइंडली मेरे जो पेपर वन की जो थ्योरीज वाले लेक्चर्स हैं, उसके अंदर मैंने इनके ऊपर प्रॉपर लेक्चर्स बनाए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो ड्यूरिंग कोल्ड वॉर देयर वर टू डिबेट्स वर गोइंग ऑन, वन वाज बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, और दूसरी जो थी वो बिटवीन रियलिस्ट और आइडियलिस्ट थी। सबसे पहले हम कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट के बारे में बात करते हैं। कैपिटलिस्ट जो थे वो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के ऊपर बिलीव करते थे, और वो इकोनॉमी को अपनी को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे थे, और उसके अलावा वो साथ साथ स्ट्रॉन्ग डिफेंस। हाउएवर इकोनॉमी जो थी उनकी मेजर फोकस था। सिमिलरली उनका जो भी फोकस था वो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पे था। वो प्रोपेगेंडा के यूज कर रहे थे अगेंस्ट कम्युनिज्म। जबकि जो कम्युनिस्ट थे ना, वो इकोनॉमी को
कम उसके ऊपर फोकस कर रहे थे, लेकिन उनका जो ज़्यादा फोकस था वो डिफेंस के ऊपर था। ठीक है, जिस तरीके से जो कम्युनिस्ट में कौन था, वो यूएसएसआर था, जिसको आप सोवियत यूनियन कहते हैं, और इधर जो था वो यूएस था। ठीक है। अब इसमें और भी बहुत सारे इश्यूज थे जिसके इनके अंदर इंटरनल वीकनेसेस चल रही थी। उसके अलावा जो उनकी लीडरशिप थी वो काफ़ी कमज़ोर थी। अगर कमज़ोर नहीं थी तो इमर्ज जो हो रही थी वो इतनी ज़्यादा जिस तरह वो कहते हैं कि स्ट्रेंथन या स्ट्रॉन्ग नहीं थी। गॉर्बाचेव वाज सफरिंग फ्रॉम लॉस। ये आपको पता है जब कोल्ड वॉर का एंड हुआ, कोल्ड वॉर जो थी वो यूएस और यूएसएसआर के दरमियान 1945 से 1949 के दरमियान एक जंग थी, जिसके अंदर ये दोनों आपस में नहीं लड़े, लेकिन इन्होंने प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी, मतलब कि मुख्तलिफ अदर नेशंस के अंदर, जिसमें वियतनाम हो गई, जिसमें कोरिया वॉर हो गई, और इसके अलावा अफगानिस्तान की वॉर हुई थी। इन दोनों के दरमियान इन्होंने अपनी अपनी आर्मीज़ को, या इन्होंने वहाँ की जो आर्मीज़ थी उनको सपोर्ट किया, अपने अपने फैक्शंस को, और ये लड़ते रहे। ठीक है। अल्टीमेटली क्या हुआ कि 1991 के अंदर जो यूएसएसआर था या जो सोवियत यूनियन था वो टूट गया, और कैपिटलिज्म ने अपनी विक्ट्री कंसीडर की और जीत गया, और जो कम्युनिज्म था उसने अपनी जो रिफॉर्म्स की, इनमें ग्लासनोस और प्रेस्ट्रॉइका अंडर द लीडरशिप ऑफ गार्बाचोव वो की, और उसके बाद जो कम्युनिज्म वाला जो कंसेप्ट था वो ख़त्म हो गया। एक तो ये डिबेट थी पहली, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म की डिबेट। दूसरी जो डिबेट थी वो थी रियलिस्ट और लिबरल्स की डिबेट। जो रियलिज्म आपको पता है उसके अंदर सिक्योरिटी डायलेमा होता है, उसके अंदर आर्म रेस होती है, उसके अंदर सेल्फिशनेस होती है, उसके अंदर ये बात है कि अनार्की इन द वर्ल्ड, और उसके अलावा फुल फ्लेज ये कंसीडर कर रहे थे जो रियलिस्ट थे। वो कहते थे कि जो इन दोनों के दरमियान एक सिक्योरिटी का जो डायलेमा है कि वो जीत ना जाए, उसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा आर्म रेस, अपनी आर्म्स को इंक्रीज कर रहे थे। आर्म्स क्यों इंक्रीज कर रहे थे? क्योंकि दुनिया के अंदर जो दुनिया है वो एक अनार्किक वर्ल्ड है, और यहाँ पर अपने आप को आपने सेल्फ हेल्प करनी होती है यहाँ पर। और सेल्फ हेल्प क्यों करनी होती है? कि क्योंकि दोनों के दरमियान सिक्योरिटी डायलेमा की वजह से किसी भी टाइम फुल फ्लेज वॉर का खतरा था। ठीक है। जो रियलिस्ट थे वो ये कहते थे कि अल्टीमेटली इन दोनों के दरमियान एक फुल फ्लेज वॉर होगी, एक जो होगा वो जीत जाएगा, दूसरा हार जाएगा, और एट द एंड पावर की जो ट्रांजिशन हो जाएगी, मतलब कि एक जीत जाएगा, जो जीत जाएगा उसको एक हेजिमोनिक पावर या उसको किंग कंसीडर कर दिया जाएगा। जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल एक ही पोस्ट के लिए एक बादशाह के दो बेटे आपस में लड़ रहे हों, बादशाह को जो तख्त है और उसके जो दो बेटे हैं वो उस तख्त के लिए लड़ रहे हों, तो उन दोनों के दरमियान जंग हो, एक जीत जाए तो वो तख्त का मालिक बन जाए। सिमिलरली ये दुनिया के तख्त की बात थी, और दो ग्रेट पावर्स जिनमें एक अमेरिका था और दूसरी सोवियत यूनियन थी, वो आपस में लड़ रहे थे। रियलिस्ट का कंसेप्ट ये था कि ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ ये लड़ेंगे, अपनी अपनी आर्मी बनाएंगे, और उसके बाद इन दोनों के दरमियान एक जंग होगी। जो जंग जीतेगा वो इस दुनिया का मालिक बन जाएगा, या वो इस दुनिया का बादशाह बन जाएगा। जबकि दूसरी साइड पे जो लिबरल्स थे, उनका जो कंसेप्ट था वो ये था कि ये दोनों जो भाई हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ इन द एंड बैठ जाएंगे, क्योंकि दुनिया के अंदर वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 हुई हैं, उसके बाद जो लीग ऑफ नेशंस और यूएन बनी है, उससे क्या हुआ कि दुनिया के अंदर उन्होंने ये कहा है कि अब हम जंगें नहीं करेंगे। तो क्या होगा कि दोनों जो भाई हैं वो रैशनल लीडर्स बनेंगे, और रैशनैलिटी इनके दरमियान प्रिवेल करेगी, और ये दोनों निगोशिएशंस के ऊपर बात करेंगे, इंटरनेशनल लॉ को देखेंगे, और अल्टीमेटली ये दोनों बैठ के निगोशिएशंस के जरिए अपना जो मसला है वो हल कर लेंगे। ठीक है। अब हुआ क्या? थीसिस जो पॉइंट था वो ये था कि एट द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, अब यहाँ से अब मैं एंड ऑफ हिस्ट्री की बात स्टार्ट करने लगा हूँ, कि जब एंड हुआ कोल्ड वॉर का, तो सोवियत यूनियन था वो जो टूट गया, उसमें अब ये देखें, अगर आप रियलिस्ट का पॉइंट्स देखें तो आर्म रेस तो चली, सिक्योरिटी डायलेमा भी था, अनार्की भी थी, लेकिन इन दोनों के दरमियान ना फुल फ्लैज वॉर हुई, ना एक प्रॉपर जीता, और ना ही पावर ट्रांजिशन हुई। इसमें क्या हुआ कि इसने खुद जो लिबरल्स थे, या ये जो कम्युनिज्म वाला जो यूएसएसआर था, उसने खुद अपनी जो शिकस्त थी वो तस्लीम कर ली, और उसने रिफॉर्म्स कर ली। ठीक है। अब इसको कंसीडर किया फ्रांसिस फ्यूकायामा ने एज द एंड ऑफ द हिस्ट्री, एंड हेल्ड, ठीक है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ लिबरलिज्म विल बी अ न्यू नॉर्मल। ठीक है। वो जो डिमाइस था
कम्युनिज्म का, उसको फ्रांसिस फ्यूकोयामा ने एज कंसीडर किया विक्ट्री ऑफ लिबरलिज्म। ठीक है। और जो लिबरल्स कंसेप्ट थे, मतलब कि वो जो इन दोनों के दरमियान बातचीत हो जाएगी और इस तरीके से इनके दरमियान जंगें नहीं होंगी, रैशनल लीडरशिप जो है वो प्रिवेल करेगा, उन्होंने फ्रांसिस फ्यूकोयामा ने कहा कि क्योंकि इन दोनों के दरमियान कोई मेजर जंग नहीं हुई, कोई इस तरह की जंग नहीं हुई जो कि एक अल्टीमेट एंड कर दे किसी का, तो लिबरल जो अप्रोच है वो जीत गई है और जो रियलिस्ट अप्रोच है वो हार गई है। ठीक है। उसने ये कहा कि कोल्ड वॉर वाज बेसिकली अ वॉर ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर द थर्ड वर्ल्ड। जिस तरह आप सबको पता है कि वो कम्युनिज्म चाहता था कि मेरा जो आइडिया है वो दुनिया के ऊपर रहा है, जो जो यूएस था या कैपिटलिस्ट था वो चाहता था कि मेरा हो। फ्रांसिस फ्यूकोयामा ने कहा कि द एंड ऑफ कोल्ड वॉर वाज नॉट एन एंड ऑफ इरा, इट वाज एन एंड ऑफ द हिस्ट्री इटसेल्फ। ठीक है। द एंड पॉइंट ऑफ मैनकाइंड्स आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी एज अ फाइनल फॉर्म ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसके अंदर उन्होंने वही जो बेसिक वैल्यूज होती हैं, ह्यूमन राइट्स की बारे में बात करती हैं, डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। ठीक है। आप अगर इन सिंपल टर्म्स में कहें, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी एंड वो जो एक फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो स्लोगन्स थे, आप उनको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जो एंड ऑफ हिस्ट्री थी, अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस फ्यूकोयामा, इट वाज द आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन, के जो आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन है उसके अंदर अब इससे ज़्यादा और ज़्यादा कोई एवोल्यूशन नहीं हो सकती। सिमिलरली उन्होंने ये कहा कि अब दुनिया के अंदर जितनी 20 स्टेट्स बनेंगी वो होमोजीनियस होंगे, उनके अंदर जो ओवरऑल जो पॉलिटिकल सेटअप्स होगा वो एक किस्म का होगा। अगर इसको हम पहले ही हिस्ट्री के अंदर देखें, तो ये जो एंड ऑफ हिस्ट्री थी, ये 1806 के अंदर हैगल ने भी कहा था कि जब नेपोलियन ने जंग जीती थी जीना के अंदर, नेपोलियंस विक्ट्री, तो उस वक्त उसने कहा था कि इट वाज द हैगल्स वर्जन ऑफ एंड ऑफ द हिस्ट्री। और उसने कहा था कि अब जो लिबर्टी, इगैलिटी एंड फ्रैटर्निटी, ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो कंसेप्ट थे, उन्होंने ये कहा था कि अब इससे आगे कोई और ज़्यादा एवोल्यूशन नहीं होगी। सिमिलरली जो 1991 के अंदर जो फ्रांसिस फ्यूकोयामा ने भी यही सेम बातें की थी कि अब जो लिबरलिज्म और जो कैपिटलिज्म की जो जीत हुई है, इसके बाद और ज़्यादा इस चीज़ के अंदर कोई और गुंजाइश नहीं रहती। मतलब कि जो वेस्ट के वैल्यूज़ हैं, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हो गई, उसके अलावा और जो जो उनके आइडियाज़ थे, इसके अंदर और ज़्यादा कोई भी नो मोर रूम फॉर इम्पोर्टेंट एंड आइडियोलॉजिकल सेंस। ठीक है। अब देखें कि फाशिज्म, मार्क्सिज्म, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, नेशनलिज्म, मल्टीपल थ्रेट्स वर फर्दर्ड, हाउएवर लिबरल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर सर्वाइव्ड। उसने कहा कि दुनिया के अंदर बहुत सी ऐसी आइडियोलॉजीज और आई लिबरलिज्म के अगेंस्ट, जिसमें फाशिज्म था मसनूनी वाला, मार्क्सिज्म था, ये जो बाद में जो रशिया और कम्युनिज्म का जो जंग हुई वो स्टार्ट हुई, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जिसमें अरबिज्म की बात की गई, नेशनलिज्म जिसके अंदर आप अगर आप देख लें, हिटलर को देख लें। ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत से मल्टीपल थ्रेट्स थे जो आए, लेकिन लिबरलिज्म जो था और जो लिबरल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर था उसने सरवाइव किया। तो इससे ये साबित होता है कि दुनिया के अंदर अब इससे ज़्यादा और ज़्यादा कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती। सिमिलरली उसने फर्दर कहा कि हिस्ट्री एंडेड ऑन द लेवल ऑफ आइडियाज, नो रूम फॉर इम्प्रूविंग द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी नॉर फॉर क्वेश्चनिंग देम। उसने ये कहा कि दुनिया के अंदर जो अब सबसे ज़्यादा और बेहतर निज़ाम है, पॉलिटिकल सेटअप था, वो क्या है? लिबरल डेमोक्रेसी। अब वो जो डिक्टेटरशिप हो गया या उसके अलावा जो आप जो इस्लामिक थियरिज्म या जो इस्लामिक किंगशिप का जो कंसेप्ट था या खुलाफा का कंसेप्ट था, उसको भी उन्होंने निगेट किया कि इस तरह का अब कोई कंसेप्ट नहीं है। लिबरल जो डेमोक्रेसी है वो इट विल बी द ओवरऑल मेजर एक पॉलिटिकल सिस्टम फॉर द वर्ल्ड। एट द एंड ह्यूमन सोल नीड इट्स इकोनॉमिक्स, man's primary pursuit remain in the institution of economy, the sole remaining man's occupation will be the meet to human needs। उसने कहा कि दुनिया के अंदर जितने भी ह्यूमन नेचर है वो क्या चाहती है कि हमारी जो इकोनॉमिक नीड्स हैं, हमें खाना मिलता रहे, हमें पहनने के लिए चीज़ें मिलती रहें, और वो सारी चीज़ें किस चीज़ से होती हैं? इकोनॉमी से।
اور اکانومی کیونکہ اس ٹائم کیپٹلزم جیت چکا تھا، تو اس نے کہا کہ ہم یہ ساری چیزیں جو ہے لبرل ڈیموکریسی اور کیپٹلزم وہ پرووائڈ کر رہا ہے، تو ہیومن کی جتنی بھی نیڈس ہیں وہ یہ سسٹم پرووائڈ کرتا ہے. دا ورلڈ ول بی ڈیوائڈیڈ ان دا ہسٹریکل اینڈ پوسٹ ہسٹریکل. ٹھیک ہے، مطلب کہ جو کیپٹلزم اور اس سے پہلے جتنے بھی آئیڈیاز تھے یا جتنے بھی آئیڈیالوجیز تھیں، ان کے درمیان جو ورلڈ ہے وہ اب یا لبرل ایک سائڈ پہ ہوگا اور دوسری سائڈ پہ جتنے بھی ادر آئیڈیالوجیز ہیں وہ رہیں گی. آل اسٹیٹس وڈ بیکم لبرل ڈیموکریسیز ان دا لانگ رن. اس نے یہ کہا تھا کہ ان فیوچر جو ہے وہ دنیا کے اندر جتنے بھی موسٹ آف دی نیشنز ہوں گی وہ کیا ہوں گی، وہ لبرل ڈیموکریسیز بن جائیں گی. اب اس کے اوپر نا کریٹیک بھی ہوئی، کیونکہ دنیا کے ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے بھی جو تھیوریز ہم نے پڑھی تھیں پیپر ون کے اندر، تو اس کے اندر ہر تھیوری کی کوئی نہ کوئی کریٹیک تھی. سملرلی اس کے اوپر بھی کریٹیک کی جائے گی. اس نے جو کریٹیکس کرنے والے تھے، جو کریٹیسائز جنہوں نے کیا، انہوں نے کہا کہ اس نے نا کچھ زیادہ ہی اوور ایمفیسائز کر دیا ہے ویسٹ کو. یو ایس جو ہے اگر آپ یو ایس کی اوور آل بیہیویئر دیکھیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر، تو اٹ ایکٹس ایز اے ریئلسٹ، ایزیومڈ اٹ سیلف ایز اے لبرل اینڈ جسٹیفائی اٹ سیلف ایز اے لبرل. اب دیکھیں کہ افغانستان کے اندر وہ آیا، اس نے ریئلسٹ اپروچ یوز کی. یوکرین وار کے اندر آپ دیکھ لیں، سیریا کے اندر آپ دیکھ لیں، لیبیا کے اندر دیکھ لیں، آپ افغانستان کے اندر دیکھ لیں، اس کے علاوہ اور بھی ملٹیپل جگہوں پہ، ویتنام، کوریا، ہر جگہ جہاں جہاں وہ گیا ہے اس نے اپنے آپ کو ایز اے ریئلسٹی ایکٹ کیا ہے. لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ میں ہوں لبرل ویلیوز کا پروٹیکٹر. ٹھیک ہے، اگر میں کر لوں تو اوکے ہے، کوئی اور نہ کرے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک کریٹیک تھی آن دا رول آف یو ایس اے، کیونکہ یو ایس اپنے آپ کو ایک لبرل نیشن کنسیڈر کرتا ہے. ہینا ربانی کھر کا یہ ایک کوٹ بھی ہے، یہ مجھے اچھا لگا. انہوں نے کسی ایک سیمینار کے اندر یہ کہا تھا، وی ہیو بین سیئنگ دا ہیپی اینڈنگ آف دا اینڈ آف دا ہسٹری. ہینا ربانی کھر یہ پاکستان کی اس ٹائم فورن آفس کے اندر ایک میجر ڈگنیٹری ہیں. تو آپ اس کو جب آپ اینڈ آف ہسٹری کے اوپر اگر کوئی کویشچن آتا ہے تو آپ اس کو سٹارٹ کریں گے تو ایک اچھا امپریشن جائے گا ایگزامینر کے اوپر. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. تھوڑا سا لمبا ہو گیا، اس کے لیے سوری، لیکن ہوپ فلی آپ کو انڈرسٹینڈ ہوا ہوگا، آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اگر اس کے اندر کوئی آپ کو کنفیوژن ہو تو آپ جو کمنٹ باکس ہے اس کے اندر آپ مینشن کر سکتے ہیں. ہوپ فلی آئی ول بی رسپونڈنگ. تھینک یو جی فار واچنگ مائی ویڈیو اینڈ فار اسٹیئنگ ود می اینڈ فار بلیونگ ود می. کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ود دا پیسج آف ٹائم جو لوگ ہیں وہ ساتھ ساتھ مل رہے ہیں اور آپ لوگ بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں. تھینک یو اور جزاک اللہ. باقی اف یو آر نیو فار آن دس چینل تو آپ اس چینل کو تھوڑا سا ایکسپلور کر لیں. میں اس کے اوپر تقریباً 360 سے 370 پلس ویڈیوز جو ہیں وہ آلریڈی میں اس کے اوپر اپلوڈ کر چکا ہوں، جس کے اندر آئی آر کی پراپر پوری سیریز ہے سی ایس ایس کے سلیبس کے اکارڈنگلی. اس کے علاوہ کرنٹ افیئرس، پاکستان افیئرس میں ان کے اوپر انالیسس کرتا رہتا ہوں. انگلش ایسے کی میں نے ایک پراپر سیریز بنائی ہوئی ہے. الحمدللہ میں انگلش ایسے کا کوالیفائر ہوں، سی ایس ایس کا بھی اور پی ایم ایس کا بھی. تو میں نے اپنی جتنی بھی ٹیکنیکس ہیں وہ اس جو چینل ہے اس کے اوپر میں نے شیئر کی ہیں، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو انالائز کر سکتے ہیں. ہوپ فلی اٹ ول بی بینیفیشیل فار یو. اور اگر آپ کو بینیفیشیل لگیں تو آپ کو اگر وہ اپیل کریں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ساتھ یہ بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ کو جو آنے والی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. سو اسٹے ٹیون ود اس. تھینک یو، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا.